कि हम पीछे से कई दिनों से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। कौन सा चैप्टर, प्रतिशत, परसेंटेज। आज इसकी क्लास नंबर 20। देखो ध्यान से सुनो, आज क्लास नंबर 20 19 क्लास से पहले हो चुकी है। इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग आज की क्लास होगी तब हमारे क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 120 प्लस। समझ आ गई बात, 120 प्लस क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें सीट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी आज। और कल से हम कौन सी सीट स्टार्ट करेंगे, सीट 2। परसेंटेज चैप्टर के अंदर, प्रतिशत के अंदर कुल 3 सीटें हैं। लगभग हमारा टारगेट रहेगा 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में हम कौन सा टाइप पढ़ रहे थे कि कोई भी आकृति दे रखी होगी आपको, कि कोई बेलन होगा, कोई आयत होगा, या कोई गोला होगा, या सिलेंडर बेलन कोई बोलते हैं। इस प्रकार के आकृतियों में आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, प्रतिशत पूछा जा रहा है। और इसी टाइप पर आगे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। देखो एक गोला, कौन है, गोला। कल मैंने आपको इन दोनों में अंतर बताया था, गोले और किसमें, वर्त में। समझ आ गया, गोला एक 3D स्ट्रक्चर होता है और वर्त एक 2D स्ट्रक्चर होता है। बताया था कल अर्थ आपको। जैसे गोला कौन सा होता है, गोला आपके सामने ये होता है, ये होता है गोला। ये होता है गोला। समझ आ गई बात। और वर्त कौन सा होता है, वर्त है वो कौन सा होता है जिसमें ये रेखा नहीं होगी। समझ आ गया, सीधा एक गोला होगा, गोल गोल। और वो 2D स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। और कल मैंने आपको इसमें क्या बताया था, इस गोले के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और तो इधर भी क्या होगी, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। समझ आ गई बात। और इस पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास। इस पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास। यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी कौन सी होती है, व्यास। व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब बात बताओ, डी का मान किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। क्या डी का मान त्रिज्या के बराबर होगा, हा? क्या बताया था, अरे आपके सामने लिखा हुआ है कि व्यास है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है, 2 गुना। व्यास है वो किसका कितना गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ऐसा बोलूं कि त्रिज्या है वो व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। क्योंकि इधर ये 2 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। समझ आ गई बात। क्या होता है गोला, गोले और वर्त में क्या फर्क होता है, वर्त एक 2D स्ट्रक्चर होता है। वर्त एक कैसी आकृति होती है, 2D आकृति होती है। और गोला एक कैसी आकृति होती है, 3D आकृति होती है। समझ आ गई बात। अब देखो आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास, गोले का व्यास है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। अब एक बात यहां गौर से सुनो, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या हमें फिक्स फॉर्मूला चाहिए, नहीं चाहिए। फिक्स फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो में कैलकुलेशन करनी होती है। राइट, समझ आगे बात, किस में कैलकुलेशन करनी होती है, रेशियो में। तो हमें अचर संख्या को हटाना पड़ता है। एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि एक गोला है, उसके व्यास का रेशियो 2:3 है। मैंने क्या बोला, एक गोला है और इसके व्यास का रेशियो कितना है, व्यास का रेशियो है वो 2:3 है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो क्वेश्चन अलग। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि किसी गोले का व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें जरूरत पड़ेगी इस 2 की। मैंने अभी क्या बोला कि किसी गोले का व्यास है वो 20
सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, राइट। अब एक बात बताओ, और यहां क्या पूछा मैंने कि किसी गोले की व्यास का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो त्रिज्या का रेशियो भी क्या होगा? 2:3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या है वो डायरेक्ट किस पर निर्भर करती है? त्रिज्या है वो आपकी डायरेक्ट व्यास पर निर्भर करती है। समझ आ गई बात? ये समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती के चिन्ह का मतलब हो गया जो रेशियो डी का होगा वही रेशियो किसका होगा? आर का होगा। डी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है व्यास को और आर यहां रिप्रेजेंट कर रहा है त्रिज्या को। समझ आ गई बात? अब देखो, अब बात यहां तक की नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गोले का आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, को कितना बढ़ाया गया? 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। एक बात बताओ, यहां पहले तो आपको क्या बढ़ाया गया? आयतन। आयतन बढ़ाने पर क्या हो रहा है? त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। एक बात बताओ, आयतन क्या होता है? एक गिलास है, उसमें पानी भरोगे, जितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन। और गिलास बड़ी तो पानी भी ज्यादा। एक बात बताओ, गिलास छोटी है तो उसकी रेडियस भी छोटी, गिलास बड़ी तो उसकी रेडियस भी बड़ी हो जाएगी अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका आयतन बढ़ा तो 100% त्रिज्या तो बढ़ेगी। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? अपन को परिवर्तन किसमें ज्ञात करना है? गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बट इंग्लिश में लिखा हुआ है टीएसए में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। देखो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि चाहे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गोले का, वो तो रेडियस के स्क्वायर के पर ही निर्भर करेगा। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। यहाँ टीएसए लिख रखा है और यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सीएसए लिख रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां सर्वप्रथम आपको देखना है कि पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। आयतन के बारे में बात की गई है। एक बात बताओ, गोले का वॉल्यूम कितना होता है? गोले का वॉल्यूम कितना होता है? यहां लिख के बता देता हूं, गोले का वॉल्यूम कितना होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ गया? स्क्वायर है। आयतन हमेशा क्यूब के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये बात याद रखोगे ना, ऐसे बोलना पड़ना है बीच बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? 4/3 एक कांस्टेंट राशि। 4/3 कैसी राशि है? कांस्टेंट राशि। क्या आयतन का मान रेशियो निकालना है ना अपन को, तो फिक्स वैल्यू कितना निकालनी है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत रेशियो निकाल के आएगा। एक बात बताओ, यहाँ 4/3 कांस्टेंट राशि, क्या वॉल्यूम का मान 4/3 पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। कल से अपन यही पढ़ रहे हैं 2 दिन से। और पाई का मान कितना होता है? लगभग 22/7। क्या वॉल्यूम 22/7 पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। वॉल्यूम किस पर निर्भर करेगा? त्रिज्या पर निर्भर करेगा। अगर त्रिज्या बड़ी तो वॉल्यूम भी बड़ा, और अगर त्रिज्या छोटी तो वॉल्यूम भी छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि गोले का वॉल्यूम है, गोले का वॉल्यूम वो डायरेक्टली किसके समानुपाती है? आर के क्यूब के। आपको बस अभी यही बातें याद रखनी है, बट ये साइड में आपको लिख लेना है कि गोले का वॉल्यूम होता कितना है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ गई बात? अब देखो यहां क्या हुआ? आपका व्यास है वो तो डायरेक्टली त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, और आपका जो आयतन है वो त्रिज्या के क्यूब पर निर्भर कर रहा है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि व्यास त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, आयतन क्यूब पर निर्भर कर रहा है? हमें ऐसे ही पता चलेगा जब आप याद हो। समझ आ गया? और इसका कोई तरीका नहीं है, याद ही करना पड़ेगा कि नाम है तो किसी का नाम तो याद ही करना पड़ेगा ना। देखो आयतन का याद क्या रखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। कल भी ये फॉर्मूला लिखाया था सैम। चलो अब यहां प्रॉब्लम ये हो गई, आपको आयतन में परिवर्तन दिया गया है, पूछा किसमें जा रहा है? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, और इंग्लिश में पूछ रहा है टीएसए टोटल सरफेस एरिया में। अब एक बार यहां बात भी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतभेद होने के कारण हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। वैसे बता देता हूं, ठोस गोला होता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर सीएसए है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है।
समझ आगे बात। अब यहां बात क्या रहेगी, कुल मिला के क्षेत्रफल पर निर्भर किस पर कर रहा है, डायरेक्टली स्क्वायर पर। किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के स्क्वायर पर, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो और चाहे वो कौन सा हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, वो निर्भर किस पर करेगा, निर्भर है वो आर स्क्वायर के पर ही करेगा। समझ आगे बात, निर्भर किस पर करेगा, आर स्क्वायर पर। चाहे आपका टीएसए हो, चाहे आपका सीएसए हो, वो दोनों ही निर्भर किस पर करेंगे, आर स्क्वायर पर। ये ओनली फॉर मैं किसकी बातें लिखा रहा हूं, गोले की। समझ आगे बात, वर्ग की बातें अलग होगी, आयत की बातें अलग होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं क्वेश्चन में कहीं भी आए आप डायरेक्टली यही चिपका के चलो कि वॉल्यूम आर क्यूब पर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आर स्क्वायर पर, और इसका वॉल्यूम का क्षेत्रफल है सभी का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐसा नहीं होता है। समझ आगे बात। अब देखो वर्ग का तो वॉल्यूम होगा ही नहीं, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता ही नहीं है। 2D स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, दो साइड से बंद है, वॉल्यूम कैसे बनेगा भाई, बन नहीं सकता। समझ आगे बात। इस कारण इसका टीएसए हो चाहे सीएसए हो, वो किस पर निर्भर करेगा, आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा। अब यहां बात ये समझने वाली है आपके सामने कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन कब आएगा, जब हमें आर का रेशियो मिल जाएगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन कब आएगा, जब हमें किसका रेशियो मिल जाएगा, आर का मतलब त्रिज्या का रेशियो मिल जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आयतन में परिवर्तन दिया गया है, और आयतन किस पर निर्भर करता है, आर के क्यूब पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो आयतन का रेशियो होगा उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, आर का रेशियो, और आर का रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, सीएसए का आ जाएगा। समझ आ गया। अब करो ये बात, आप सर्वप्रथम देखो हमें रेशियो किसका दिया गया, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया गया, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, 119.7% घट गया या बढ़ गया, बढ़ गया। क्या आप इस चीज की फ्रैक्शन लिख सकते हो, इम्पॉसिबल। लिखना फिर भी कठिन हो जाएगा, हमें इतनी बड़ी तो फ्रैक्शन याद ही नहीं है। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर किसी संख्या में 30% वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 130%, और अगर किसी वस्तु में क्या कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए तो वस्तु कितनी हो जाएगी, 80%। इसी प्रकार बताओ, अगर किसी वस्तु में 119.7% की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु हो कितनी गई, 219.7। क्या हुआ, अगर कोई वॉल्यूम पहले 100 था, माना पहले वॉल्यूम कितना था, 100 था, तो अब बढ़कर कितना हो गया, 119 बढ़ गया। 100 में 119 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 219.7। समझ आ गई बात। अब यहां ध्यान से सुनो, यहां क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो इधर आ जाएगा। समझ आगे बात। अब बात बताओ ये कि वॉल्यूम है वो किस पर निर्भर करता है, आर के क्यूब पर। इसका मतलब ये किसका रेशियो आ गया, आर के क्यूब का। अगर हमें आर के वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है, आर के क्यूब पर। आर के क्यूब का रेशियो कितना आ गया, 1000 रेशियो 2197 आ गया। अब बात बताओ, आर क्यूब, हमें आर क्यूब चाहिए नहीं, हमें आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर तक पहुंचने के लिए पहले आर निकालना पड़ेगा। आर कितना आएगा, क्यूब रूट निकाल दो इसका। 1000 किसका होता है, 10 का। किसका होता है, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करते हैं तब कितना आता है, 1000। क्यूब रूट का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। समझ आ गई बात। अब देखो 2197 किसका होता है। अब मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि कम से कम 30 से 40 तक आप स्क्वायर, वर्ग, क्यूब ये सब याद करके आओगे। अब बताओ 2197 किसका होता है, बताओ 2197 किसका होता है, 7 का, 13 का होता है। किसका होता है, 13 का। समझ आ गई बात। आज से याद रखोगे 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। अब आप बात बताओ, हमें आर का रेशियो चाहिए, मिल गया। हमें तो किस में परिवर्तन निकालना है, सीएसए में। सीएसए में कैसे आएगा, आर का स्क्वायर करके, तो आर का स्क्वायर कर दो। आर का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 100 रेशियो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सीएससी का रेशियो कितना मिल गया, सीएससी का रेशियो मिल गया 100 रेशियो 169। समझ आ गया बात। हमें क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सीएसए में परिवर्तन ज्ञात करो। कितना परिवर्तन हो गया। एक बात और बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, वृद्धि हुई है प्लस का मतलब 100 से 169 गई तो 169 की वृद्धि हुई है। अब देखो 100 पर जितनी भी वृद्धि होती है वो सीधी डायरेक्ट किसमें होती है, प्रतिशत में होती है। समझ आ गया बात। यहाँ अपन को फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, आप देखो यहाँ बढ़ा कितना 69, बेस वैल्यू कितनी 100 गुणा 100 से 100 कटेगा कितना आएगा 69। लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने आपको पहली क्लास में ऐसी बातें सिखाई थी। आज क्लास नंबर 20 है, तो इसका मतलब पहले कुछ आना चाहिए। अब देखो ये निकल गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे आराम से गोले की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको बताते हुए फिर समझाया। अब आप इस क्वेश्चन को अटेंड करोगे तो ना तो इतना टाइम लगाना है इसके अंदर, आपको क्या सोचना है कि गोले का आयतन 119.7% बढ़ गया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, आपको बस सीधे स्टेप लिखना है, आर स्क्वायर सीधा ही लिख देना है। कैसे लिखोगे कि गोले का आयतन है 119%, 119.7% बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले आयतन 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया 219.7, इधर से पॉइंट हटेगा तो एक 0। ये किसका रेशियो आ गया, आर के क्यूब का। आयतन का मतलब आर के क्यूब का, तो आर का रेशियो कितना हो जाएगा, आर का रेशियो हो जाएगा, ये क्यूब किसका हो गया 10 का, और ये क्यूब किसका हो गया 13 का। हमें किसका रेशियो चाहिए, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा 10 और 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 13 का स्क्वायर कितना 169, कितना बढ़ गया 69%। ओनली फॉर निकालने में आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे। समझ आ गई बात। ये मैंने आपको इस कारण समझाया ताकि आप एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। समझ आ गई बात। मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया। कब होगा, जब आपको पता होगा 2197 में है वो 13 का क्यूब होता है, और जब यही पता नहीं होगा 2197 में 13 का क्यूब होता है तो 2 मिनट पहले निकालोगे 13 का क्यूब होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन को छोड़ दोगे, किस कारण, कि हमें पता ही नहीं था 2197 में किसका क्यूब होता है। समझ आ गई बात। इस कारण बोला था कि कम से कम 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, पहाड़े 40 तक याद होने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेलन, किसके बारे में प्रॉपर्टी है। अब वैसे तो मैंने आपको कल बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया था, आज बताने की जरूरत नहीं है ना, नहीं, क्योंकि यदि बेलन की त्रिज्या में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब बताओ 25% का मतलब कितना होता है a बटा, और वृद्धि का मतलब प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 बटा, राइट, हो गया। तो बोला जा रहा है इसकी ऊंचाई में, इसकी हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन केवल कितना बढ़े, 32%। 32% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 8 बटा 25, 8 बटा 25 कैसे होगी, क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। 4% का मतलब कितना होता है 1 बटा 25, और ये 4 का कितना मल्टीपल, 8 मल्टीपल, तो इधर भी कितना मल्टीपल, 8 मल्टीपल, तो कितना हो गया 8 बटा 25, और क्या लिखा बढ़ गया मतलब प्लस। हो गई इतनी बातें अपन फ्रैक्शन लिख ली सबकी। अब ये फ्रैक्शन भी आप कब लिख पाओगे, जब आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होगा। समझ आ गया बात, जो आपको दूसरी क्लास में पढ़ाया गया था। अब देखो, अब क्या करना है, अपन को बेलन के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है, बेलन। बेलन को देखो, ये होती है बेलन, जो आपके घर में, सभी के घर में जो सिलेंडर होता है, गैस की टंकी होती है, उसी को ही बेलन बोलते हैं। समझ आ गई बात, यही क्या होती है, बेलन होती है।
अब एक बात ध्यान से सुनो कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, आप सबको पता होना चाहिए। ये बेलन का एक्सिस होता है, ये बेलन का क्या होता है, एक्सिस। समझ आ गई बात। और ये बेलन का एक्सिस होता है और एक्सिस से परिधि तक की दूरी होती है, यहां तक की वो दूरी क्या होती है, आर, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। समझ आ गई बात। अब बताओ, अब मैं आपको इसके बारे में अभी इतना ही बताऊंगा जितना इस विषय में पूछा गया है। बाकी जब हम ज्यामिति चैप्टर पढ़ेंगे तब बेलन को सिर्फ एक क्लास में बेलन ही पढ़ेंगे सिर्फ। समझ आ गई बात। अब बताओ इसके अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बताओ बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, कल लिखाया था पाई आर स्क्वायर एच। आपको बताया था बेलन का आयतन v से निरूपित करते हैं आयतन। आयतन का इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताओ, पाई एक कांस्टेंट, क्योंकि पाई का मान या तो 3.14 होगा या पाई का मान 22/7 होगा। इसका मतलब वॉल्यूम है वो पाई पर तो निर्भर करेगा नहीं। तो बताओ वॉल्यूम किस पर निर्भर करेगा, वॉल्यूम आर के स्क्वायर और एच के मल्टीपल पर निर्भर करेगा। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ऊंचाई निकालनी है। तो बताओ ऊंचाई कैसे आएगी, इधर भी पड़ा है, ये इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो सीधी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई कब आएगी, जब वॉल्यूम के रेशियो को आर स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करोगे तो किसका रेशियो मिल जाएगा, ऊंचाई का रेशियो मिल जाएगा। समझ आ गई बात। अब आपके सामने मैंने फ्रैक्शन लिख दी, 25% का मतलब 1/4 होता है और 32% का मतलब 8/25 होता है। पहले किसका रेशियो लिखना है, वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम कौन सा है, आयतन, ये है वॉल्यूम। अगर पहले वॉल्यूम कितना था 25, पहले वॉल्यूम कितना था 25, तो अब बढ़ के कितना हो गया 33। यही लिखना है ना बात, ये तो पहले क्लास में सिखाया था ना लिखना। तो क्या हो गया, अगर पहले वॉल्यूम 25 था तो 25 में 8 बढ़ गया, कितना हो गया 33। ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो। किसका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम के रेशियो को किससे भाग करना है, आर स्क्वायर से। अब पहले आर का रेशियो को दे रखा है अपन को, तो आर का रेशियो लिखो। आर का रेशियो कितना हो गया, 4 से कितना हो गया 5। क्या हमें आर का रेशियो चाहिए, नहीं, स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो कितना हो जाएगा 16 रेशियो 25। इन दोनों को भाग करेंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, ऊंचाई का। वॉल्यूम के रेशियो को त्रिज्या के रेशियो से भाग करोगे तो किसका रेशियो मिलेगा, ऊंचाई का। समझ आ गई बात। तो यहां ऊंचाई का रेशियो निकालो। अब मैंने आपको पीछे की क्लासों में बताया है कि अगर दो रेशियो को दो ही रेशियो दे रखे हो और इनको भाग करना हो तो तरीका क्या है, वजन गुणा करना। बताया था ये तरीका आपको कि अगर दो ही रेशियो दे रखे हो और क्या कर रखा हो कि अगर उनको डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, वजन गुणा कर दो। अगर इसकी गुणा करनी हो तो तब कैसे करते, 25 गुणा 16 और 33 गुणा 25। तिरछी गुणा का मतलब अपने आप क्या हो गया, डिवाइड। अब कैसे हो गया, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या हुआ, 25 में किसका भाग देना है 16 का रेशियो, 33 में किसका भाग देना है 25 का। इस प्रकार के रेशियो को सॉल्व करना 8वीं क्लास में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि दोनों तरफ क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। सिखाया जाता है ना, जिसको आप बोलते हो वजन गुणा करते। टीचर 10वीं क्लास में पोस्टर में लिखता है वजन गुणा करने पर, ये वजन गुणा यही होती है। क्या हुआ, 25 को 25 से गुणा किया 625 और 16 को 33 से गुणा कर दो। 16 को 33 से गुणा करने पर कितना आएगा 428। 16 किया 48 का अर्थ आंसर पाए 4, 16 के 48 और 4 कितने हो गए 52। कितना आएगा 528। कितना आएगा 528। इसका मतलब
हमें हाइट का रेशियो कितना मिल गया? हाइट का रेशियो 25 गुणा 25 कितना हो गया? 625 रेशियो 16 गुणा 33 कितना हो गया? 528। हमें क्या पूछा गया? इसकी ऊंचाई में कितनी कमी हो गई? ऊंचाई में कमी पूछी गई, बताओ कितनी कमी हो गई? कितनी कमी हो गई? कितनी कमी होगी बताओ? 103। अरे क्या कर रहे हो आप? ये 530 माना तो भी ये 70 तो कितने हो गए? कितनी कमी हो गई? 97। कितनी हो गई? 97। कितने की कमी हो गई? 97 की कितने पर? 625 पर प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। यही तरीका होता है। अरे किसी प्रकार के रेशियो को सॉल्व करने का तरीका क्या है? कितनी कमी हुई या कितनी बढ़ोतरी हुई वो लिखो, और इसके नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? बेस वैल्यू, टोटल मान लिखा जाता है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। अब आपको पहाड़े आने चाहिए। कौन से पहाड़े आने चाहिए? 25 के पहाड़े से कितनी बार? 4 बार। और 25 के पहाड़े से कितनी बार? 25 बार। अब देखो इसको मैं सॉल्व करने की ऑन पर कैलकुलेशन का तरीका सिखा रहा हूं, घटों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहां क्या हो गया? 97 गुणा 4 और नीचे कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। एक बार बताओ, अगर अपॉन में 100 हो, अपॉन में जितने भी शून्य हो उनको डिवाइड करना एकदम आसान। कैसे करेंगे? पीछे से जितने शून्य होंगे उतने छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। बताओ 25 को 100 बनाया जा सकता है कैसे? 4 से गुणा करके। संख्या के साथ खेलना आना चाहिए। मैंने क्या किया? ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा कर दी। नीचे 4 से गुणा की तो कितना आ गया? 100। ऊपर 4 से गुणा कर दो, मतलब 97 को किससे गुणा कर दो? 16 से गुणा कर दो। 4 चौक 16 हो गया ना, तो कर दो। पीछे तो 6 आएगा। पीछे कितना आएगा? 6 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होना होगा? डी नंबर होगा। करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? क्योंकि पीछे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, पीछे 6 आएगा और नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। इसका मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, पीछे 6 आएगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट। क्या इसमें 6 है पीछे? नहीं। ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है? नहीं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, घर जाके वास्तव में ट्राई करोगे। क्या भाग देने पर 15.76% आ रहा है? समझ आ गई बात? कल सभी के चेक करूंगा, देखूंगा कि किस किस ने भाग क्या रखा है। समझ आ गई बात? क्या रहेगा तरीका? 97 को 16 से गुणा करके 100 का भाग देना है, बस इतना ही करना है। यहां तो अपन के पास ऑप्शन किस कारण दिए जाते हैं? सहायता के लिए। और यहां पे देख रहे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने किसका है? बेलन का। किसका? बेलन का। देखो ये होती है बेलन। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या पूछा जा रहा है अपन को? देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक बेलन का आयतन कितना बढ़ गया? 43%। मतलब बेलन का वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 43%। और इसकी ऊंचाई को कितना कम किया गया? 15/5/13%। अब मेरे को पता चलेगा कौन कितना होशियार है, जब इसकी जो फ्रैक्शन निकाल के बताएगा। 15/5/13% क्या हो गई? कम हो गई। कौन? ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी होती है? ये ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है? चौड़ाई होती है। बेलन की चौड़ाई, त्रिज्या। कौन सी होती है? त्रिज्या होती है। अपन को बात बताओ, आयतन दिया गया। अब बात बताओ आयतन क्या होता है बेलन का? दिखा देता हूं। अपन को देखना है अच्छा संख्या को हटा के किस पर निर्भर कर रहा है। बेलन का आयतन, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? πr² h। दिखाया था ना कल? बेलन का आयतन कितना होता है?
पाई आर स्क्वायर। यहां तक आते आते अभी भूल गए और पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है कि बेलन का आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ आ गई बात? नींद से बाहर हो या नींद के अंदर? मुंह धो के आया करो घर से। देखो बेलन का आयतन किस पर निर्भर करेगा? क्या पाई पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। बेलन का आयतन डायरेक्ट किस पर निर्भर करेगा? बेलन का आयतन है वो आर स्क्वायर और एच के मल्टीपल पर निर्भर करेगा। ये पहली बात हो गई जो अपन को चाहिए और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही बताऊंगा अभी। ये हो गया बेलन का आयतन। इसके बाद ऊंचाई अपन को दे रखी है और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब बात बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? एक थोड़ी सी बात बता देता हूं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र, ये बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी सभी भुजाओं का योग, मतलब साइड की, ऊपर की, नीचे की। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ओनली और साइड की भुजाओं का योग। समझ आगे बात? ये दोनों में अंतर होता है। बट अपन को अंतर से क्या करना, अपन को पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता कौन सा है, कितना होता है? 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ये सब, बेलन, आयतन, शंकु, ये सब कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। कितना होता है? 2 पाई आर एच। अब तो बता दो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। क्या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। क्या पाई पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? आर गुना एच। इसका मतलब ये हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर करता है? वो आपके आर गुना एच पर निर्भर करता है। समझ आ गई बात? बस अपन को ये दो ही चीजें चाहिए अपन को। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो बेलन का आयतन तो सीधा 43% बढ़ गया। क्या 43% की फ्रैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 43 से क्या है? प्राइम नंबर। एबाजिस में क्या 43% घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। तो कितनी हो जाएगी? 100 से डायरेक्ट 143। ऊंचाई में कितनी कमी हो गई? 15 से 5 बटा 13%। कितनी? अरे फ्रैक्शन कितनी 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 फ्रैक्शन? 15 से 5 बटा 13 की कितनी फ्रैक्शन? देखो आपको दिमाग के अंदर ये चीज दौड़नी चाहिए कि अपॉन में क्या लिखा हुआ है, और 13 एक प्राइम नंबर है, राइट? 13 एक प्राइम नंबर, इसका मतलब ये 13 की फ्रैक्शन के साथ ही कुछ छेड़छाड़ की गई है। और इसके लिए आपको 13 की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 13 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 7 से 9 बटा 13। 7 से 9 बटा 13। क्या ये उसका 2 गुना है? अब पता नहीं चल रहा है, अब पता करवाते हैं आपको। एक बात बताओ, 1 बटा 13 की कितनी होती है? 7 से 9 बटा 13%। 7 को 2 से गुना करता हूं तो लगभग 14, मतलब लगभग किसके पास जा रहा हूं? 15 के पास जा रहा हूं। एक जुगाड़, इसको कितनी गुना कर दो? 2 गुना। तो इसको भी इधर कितने गुना? 2 गुना कर दो। मैंने आपको एक बात पहली क्लास में क्या बताई थी? जो छेड़छाड़ हम परसेंटेज के साथ करेंगे वैसा की वैसा किसके साथ करेंगे? संख्या के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर 2 से गुना कर दी, इधर छोड़ दिया, इसको कहीं नहीं गुना, दोनों को बराबर रखना है। समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? शाबाश। क्या होता है इसका तरीका? कि इसको इससे भी गुणा करनी है और इसको इससे भी गुणा करनी होती है। पहले क्लास में सिखाया था। क्या करना है? 7 को 2 से गुणा करोगे 14, और 2 को 9 से गुणा करोगे 18। तो ये कितना हो गया? 18 बटा 13%। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, मिश्रित भिन्न के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। इसका मतलब हो गया 14 प्लस 18 बटा 13%। एक बात और बताई थी, जब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो तो भाग और देना है। बताया था कितनी बार जाएगा? अब एक बात बता देता हूं कि मिश्रित भिन्न के लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे 18 में 13 का भाग देना है, पहली क्लास में सिखाया जाता है। ऐसे भाग का चिन्ह करके क्या होता है? एक बार गया, कितना बचा? 5 बचा। मिश्रित भिन्न के लिखने का तरीका क्या होता है? शेषफल को लिखो आगे, भागफल
कितना आया, किसका भाग दिया, ऐसे लिखना होता है। समझ आ गया बात। मिश्रित भिन्न को लिखने का तरीका क्या होता है, शेषफल कितना आया उसको पहले लिखो आगे, फिर कितना भागफल आया, किसका भाग दिया, ये लिखने का तरीका होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 18/13 का मतलब 5 से 1/13। सॉरी उल्टा बोल दिया ना, कि लिखने का तरीका क्या होता है, कितना भागफल आया और कितना शेषफल बचा और किसका भाग दिया। समझ आ गया। लिखने का तरीका क्या होता है कि कितना भागफल आया और कितना शेषफल बचा और किसका भाग दिया। भाग देने वाले को क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, और ये क्या होता है, भाज्य। ये क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, शेषफल। समझ आ गया। मिश्रित भिन्न को लिखने का क्या तरीका है, सही पहले किसको लिखना है, भागफल को, और फिर किसको लिखना है, शेषफल को, और फिर किसको लिखना है, भाजक को। अब देखो ये गलत है या सही। अभी मैंने पीछे क्या लिखा था, 5 से 1/, मैंने अभी इसको देखते ही कैसे पता चल गया ये गलत है, इस कारण पता चल गया। 13 वापस आना भी चाहिए ना, 18 13 गुना 5 65 एक, क्या ये 66/13 था, नहीं था, इस कारण ये गलत है लिखने का तरीका। समझ आ गया बात। इसको देखो 13 को इससे गुणा किया, 13 को 12 छोड़ा, 18/13 वापस नहीं हो रहा है। इसका मतलब 18/13 की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1 सही 5/13, 1 सही 5/13। तो इसका मतलब 18 सही 1/13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सही 5/13। ये भी इसके बीच में भी प्लस 14 में जोड़ा, 15 सही 5/13%। और हमें कितनी पूछी जा रही है, 15 सही 5/13 किसकी हो गई, 2/13 की। कम या ज्यादा, कम, तो ये कितनी हो गई, माइनस का 2/13। समझ आ गई बात। अब आप कहोगे हम इतना बड़ा करेंगे, हम इतना बड़ा तब नहीं करोगे आप जब आपको पता होगा कि 1/13 का मतलब 7 से 9/13 तो होता ही है, और इसके साथ कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये 2 गुना ही है, करके देखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर दोगे परसेंटेज के 250-300, तब आपको लगेगा कि ये तो अब 2/13 ही है, करके देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, लगभग 15 तो अपने आप आ जाएगा। तो इसकी हो गई 2/13। अब देखो इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है उस तक तो पहुंचे ही। अब अपन को किसका निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने का क्या तरीका, किसका रेशियो होना चाहिए, त्रिज्या का और हाइट के रेशियो का मल्टीपल। इसका मतलब पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और फिर हाइट निकालनी पड़ेगी। बट अपन को दे तो किसका रखा है, आयतन का, और इधर किसका दे रखा है, ऊंचाई का। आयतन को ऊंचाई से भाग कर दूंगा तो किसका रेशियो आ जाएगा, आर के स्क्वायर का आ जाएगा, त्रिज्या के स्क्वायर का। देखो ये तो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। लिखो आयतन का रेशियो, आयतन का रेशियो कितना आ गया, 43% बढ़ गया। अगर पहले 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 143। हाइट दे रखी है, हाइट का रेशियो कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया, अगर पहले हाइट 13 थी तो 2 घट गई, कितनी, 11। इन दोनों का डिवाइड करने पर v आयतन को h से डिवाइड करेंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, त्रिज्या के स्क्वायर का। इसका रेशियो आएगा अपने पास स्क्वायर का। और डिवाइड करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो 100 गुणा 11 रेशियो 13 गुणा 143। समझ आएगा। अब आपको पता होनी चाहिए एक खतरनाक गुणा, कौन सी, 143 किस दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, 11 गुणा 13 कितना होता है, 143 होता है। इसका मतलब ये 11 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। कितनी बार, 13 बार। तो यहाँ आर स्क्वायर का रेशियो कितना आ गया, 100 रेशियो 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। अभी सीधा परसेंट मत निकाल देना, 69% ऑप्शन में नहीं है। अब उनको पूछा किसका जा रहा है, सीएससी का पूछा जा रहा है। सीएससी कब आएगा, आर गुणा एच। आर स्क्वायर का रेशियो ये है, तो
बताओ आर का रेशियो क्या होगा? 10:13। कितना होगा? 10:13। अब बताओ CFC का रेशियो कैसे आएगा? आर के रेशियो को एच के रेशियो से क्या करनी है? मल्टीपल। आर का रेशियो अपने पास कितना है? आर का रेशियो है 10:13। एच का रेशियो कितना है? 13:11। और CFC का रेशियो कैसे आएगा? दोनों का मल्टीपल। कितना होगा? मल्टीपल का मतलब सीधी डायरेक्ट गुणा करनी है, कर दोगे? कैसे करोगे? 10 गुणा 13:11। अब कान खोल के ये बात सुन लेना, ऐसे मत कर देना वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब हो गया डिवाइड करना, और सीधी यहां वज्र गुणा करनी है क्या? डिवाइड करना है क्या? नहीं करना, सीधी डायरेक्ट मल्टीपल सीधी डायरेक्ट करनी होती है। 10 गुणा 13, 13 गुणा 11। 13 से 13 कट गया तो 10 से 11 हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? 10 पर बढ़ गया। और 1/10 का मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। समझ आगे बात? मैंने आपको इस क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी बताते हुए समझाया, बट आपको ये क्वेश्चन करोगे तो सीधा डायरेक्ट वॉल्यूम एच का रेशियो निकाल के आर स्क्वायर का रेशियो आएगा। आर यही कैलकुलेशन कर दोगे सब में। अपन को देखेगा कोई नहीं कि निकाला कैसे, ये देखेगा क्या कोई? ये देखेगा कौन सा ऑप्शन टिक किया है। ये कोई नहीं देखेगा कि इसने निकाला कैसे, ये देखेगा कि ऑप्शन नंबर सी टिक किया है तो एक नंबर पक्का, ऑप्शन नंबर डी टिक किया है तो कोई बात नहीं, 0.25 नेगेटिव कर दो और एक को बढ़ाई जाए। समझ आगे बात? अब ध्यान से सुनो, ये प्रतिशत चैप्टर नहीं खत्म हुआ है। प्रतिशत चैप्टर में अपने पास सीट है, वो है 3। कितनी सीट है? 3 सीट है। उसमें से फर्स्ट सीट है वो क्या हो गई? कंप्लीट। फर्स्ट सीट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और इसमें लगभग हमने क्वेश्चन कर दिए 120 प्लस। समझ आगे बात? अब कल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर सीट। समझ आगे बात? अब एक बार बता देता हूं कि फर्स्ट सीट में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में देखा था। अभी बताऊंगा तो नहीं पूरा विस्तार से, बट बता देता हूं कि फर्स्ट सीट में हमने पढ़ा क्या था। क्या पढ़ी? फर्स्ट बात हमने पढ़ी थी कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, इसके बारे में देखा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे निकलता है, राइट। सेकेंड नंबर पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? स्टैंडर्ड परसेंटेज नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा। अब आप बोलेंगे इसकी हिंदी होती है स्थायी प्रतिशत। समझ आ गया? हिंदी किसी को लेना देना नहीं है। 3 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? अप्रोक्सीमेशन। क्या पढ़ा? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन को हिंदी बोलते हैं लगभग। अगर किसी क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी एक तकनीक बताई थी। फिर हमने क्या पढ़ा? मल्टीपल फैक्टर। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब करने के लिए ये आना चाहिए क्या? स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये करने के लिए ये आना चाहिए, ये करने के लिए ये आना चाहिए, ये करने के लिए ये आना चाहिए। अगर आपका लालच हो जाए मेरे को ये सीखना है तो कभी नहीं सीख पाओगे। पहले ये आने चाहिए ऊपर वाले तुम्हें। समझ आगे बात? इसके बाद और भी हमने बीच में देखे थे कि अगर कोई संख्या इतने प्रतिशत कम हो गई, इतने प्रतिशत ज्यादा हो गई, उन सबको मैंने किसके अंदर इंक्लूड कर दिया? मल्टीपल फैक्टर के अंदर कर दिया। इसके बाद हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा। कौन सा पढ़ा था? 5 नंबर। क्या पढ़ा था? इफ, यदि 2 संख्याओं का मल्टीपल है वो क्या हो? कांस्टेंट। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर 2 संख्याओं का क्या हो? मल्टीपल है, वो कांस्टेंट हो, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती
ये मैंने बताया था आपको कंसेप्ट, और इस पर मैंने लगभग 20 क्वेश्चन करवाए थे आपको इस कंसेप्ट पर। समझ आगे बात। क्या बताया था कि अगर दो संख्याओं का मल्टीपल कांस्टेंट तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या होगी, कैसे? अगर एक का रेशियो आ गया 2:3 तो बी का रेशियो अपने आप ही क्या हो जाएगा 3:2। कब होगा? जब क्वेश्चन बोलेगा कि दो संख्याओं का मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट। और ये हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में किया था। कौन से? ये क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी इसका उपयोग किया था। कभी बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन था ना कि आयतन कांस्टेंट कर दिया गया, तो बताओ अब इसका रेशियो क्या होगा। अभी यहां बोलूंगी इसका आयतन कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का रेशियो है 2:3 है, तो हाइट का रेशियो कितना होगा 3:2 होगा। ये भी बताया था। इसके बाद 5 नंबर कंसेप्ट। इसके बाद 6 नंबर कंसेप्ट क्या बताया था? क्या बताया था? क्या बताया था? इनकम बराबर क्या होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से पहले एक और बताया था क्या, क्या बताया था, खर्चा ई गुणा सी। और इस पर मैंने पता नहीं 30 क्वेश्चन करवाए या 40 क्वेश्चन करवाए। ई बराबर पी गुणा सी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये किससे बना था? इस कंसेप्ट से बना था। समझ आएगा? इसमें क्या हो रहा था, देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, हिंदी में बोलते हैं खर्चा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, हिंदी बोलते हैं कीमत, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंज्यूम, हिंदी बोलते हैं खपत या उपभोग। अब बात बता देता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या था। कभी तो क्वेश्चन बोल रहा था आपका खर्चा कांस्टेंट है, एक का रेशियो दे रखा था, दूसरे का रेशियो अपना क्या हो जाएगा उल्टा। कभी बोल रहा था ये हो जाएगा कांस्टेंट, और इसके मैंने आपको 3 केस बनाए थे। कितने केस? 3 केस। केस नंबर फर्स्ट क्या बनाया था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट तो दो संख्याओं का मल्टीपल कांस्टेंट, दो संख्याओं का मल्टीपल कांस्टेंट, तो दोनों संख्याओं का रेशियो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपका खर्चा कांस्टेंट था तो प्राइस का रेशियो और खपत का रेशियो एक दूसरे के क्या होते थे, व्युत्क्रमानुपाती। समझ आगे बात। इसके बाद केस नंबर सेकेंड बताया था। क्या बताया था कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, आपका पी क्या है, कांस्टेंट। पी क्या है? अगर पी कांस्टेंट जो ई का रेशियो वही किसका रेशियो, सी का रेशियो। इसका मतलब एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूम कैसे था, समानुपाती। जो खर्चे का रेशियो होता था वही किसका रेशियो होता था, उपभोग का, खपत का। केस नंबर थर्ड क्या बताया था कि अगर आपका क्या कांस्टेंट हो जाए, खपत कांस्टेंट हो जाए। क्या कांस्टेंट हो जाए, खपत। कांस्टेंट को हिंदी बोलते हैं निश्चित होना, स्थिर होना, फिक्स होना। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब अगर C कांस्टेंट तो E का रेशियो वही किसका रेशियो, P का रेशियो। जो E का रेशियो वही किसका रेशियो, P का रेशियो। पढ़ाया था इस कंसेप्ट पर, सब पर मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाए थे। लगभग 20-25 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाए। समझ आ गई बात। लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, 20-25। इधर देखो। इसके बाद क्या बता था, इसके बाद कंसेप्ट नंबर 7 क्या बता था, इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन किए थे। कौन से? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या था, इनकम टैक्स क्या था, इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। और इस पर मैंने आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और यही किसका एडवांस रूप है, यही इसी का एडवांस रूप है, इसका 5 नंबर का। 5वें से ही छठा बना है और 5वें से ही कौन सा बना है, 7वां बना है। क्या था, कर। कर बराबर क्या होता है, कर बराबर होता है आय गुणा दर, आय गुणा दर।
समझ आ गया? इसमें भी यही कर रखा था, कभी ये कांस्टेंट तो कभी ये कांस्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाया था। और एक बीच में कौन सा बताया था, 8 नंबर रिवेन्यू वाले क्वेश्चन, जिसको हिंदी बोलते हैं राजस्व। राजस्व बराबर भी क्या था, कीमत, एक तो कीमत फिक्स होती थी और क्या आता था इसके साथ, जो चीज दी गई है क्वेश्चन के अंदर। अगर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था सीटों की संख्या दी गई तो सीटों से मल्टीपल कर दो, एक क्वेश्चन करवाया था बिक्री दी गई थी तो बिक्री से मल्टीपल कर दो। या तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था बिक्री या सीटों की संख्या, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ना सीटों की। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका राजस्व कितना है और इसकी कीमत कितनी है। राजस्व के रेशियो को कीमत के रेशियो से भाग करोगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, सीटों की संख्या आ जाएगी। और इसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जो अभी हम आकृति वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें हमने आकृति वाले में क्या क्या पढ़ लिया, एक देखा था बेलन के बारे में, एक देखा था गोले के बारे में, एक देखा था त्रिभुज के बारे में। जितना क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था उतना इनके बारे में देखा था। समझ आगे बात, आज तक हमने 20 क्लास के अंदर इतना पढ़ा। एक शीट सॉल्व हो गई, कल करेंगे नेक्स्ट शीट और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।